बीए थर्ड ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र में मैंने हिंदी निबंध की विकास यात्रा से संबंधित पहले भाग का व्याख्यान आयोजित किया था। उस पहले भाग के अंतर्गत हमने किस तरह से देखा कि निबंध की शुरुआत होती है, हिंदी निबंध की शुरुआत किस तरह से हुई और आधुनिक काल में जो हिंदी निबंध की शुरुआत हुई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उसकी मित्र मंडली के अनेक लेखकों के द्वारा हिंदी निबंध को अपने शैशव अवस्था में इस ढंग से उसको प्रौढ़ता प्रदान कर दी कि आगे के निबंधकारों के लिए एक प्रकार से उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया कि किस तरीके से निबंध और किन किन विषयों पर निबंध लिखे जा सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पश्चात हिंदी निबंध का जो दूसरा भाग है वह द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यह द्विवेदी युग हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण जो विद्वान हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके नाम से ही यह युग रखा गया है। हिंदी निबंध का द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का आरंभ सामान्य रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती पत्रिका के संपादन का जो कार्यभार उन्होंने संभाला था वहीं से शुरू होता है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में संभाला, जो 1960 ईस्वी तक लगभग सरस्वती पत्रिका से वे जुड़े रहे। सरस्वती पत्रिका में आते ही द्विवेदी जी ने सबसे पहला काम तो यह किया कि अब तक जो हिंदी निबंध लिखे जा रहे थे उन निबंधों में जो भाषा का एक सहज या हम कह सकते हैं कि बहुत सामान्य रूप जो चला आ रहा था, जिसमें भाषा संस्कारित भी नहीं थी, परिमार्जित नहीं थी, उसका व्याकरण रूप भी कोई ज़्यादा सुदृढ़ नहीं था, परिष्कृत नहीं था, उन सब व्याकरण संबंधी तथ्यों को उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान दिया और सभी लेखकों की भाषा, चाहे वो बड़ा से बड़ा कोई भी लेखक क्यों नहीं हो, उसकी भाषा को संस्कारित और परिमार्जित करने का उन्होंने काम किया। व्याकरण संबंधी भूलों की आलोचना उन्होंने की सभी निबंधकारों की और उसको सुधारने के लिए वापस निबंध भेज देते थे। विराम चिन्हों के प्रयोग किस तरह से हो, भाषा का गठन और उसके स्वरूप किस तरीके से निबंध में आना चाहिए। स्पष्ट रूप से हम कहें तो भाषा के संबंध में बहुत कठोर व्यक्ति थे। हिंदी के अन्य जितने भी हमारे सामने विद्वान हैं, द्विवेदी जैसा कठोर व्यक्ति बहुत कम हमें देखने को मिलेगा भाषा के क्षेत्र में। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो आदर्श निबंधकार थे वे पाश्चात्य निबंधकार ही थे, बैकन थे। सबसे पहले तो हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की चर्चा करने से पूर्व इस युग के जो अन्य निबंधकार हैं उनके नामोल्लेख को आप जान लें। उनका बाद में हम अलग से थोड़ा सा परिचय भी करेंगे, उनके निबंधों का भी। इस युग के महत्वपूर्ण निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि ऐसे निबंधकार हैं जो हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण निबंधकारों में जिनकी गिनती होती है। द्विवेदी जी का महत्व इस रूप में है, जैसे मैंने पूर्व में भी किया कहा था कि उनके जो आदर्श निबंधकार हैं बैकन हैं और गुलेरी जी ने भी अनेक जो निबंध हिंदी साहित्य में जो प्रसिद्ध हुए हैं वे भी उन्होंने भी भारतीय पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया था, या अन्य जितने भी दूसरे निबंधकार हैं उन्होंने भी उस युग में पाश्चात्य जो लेखक हैं उनके ज्ञान को अर्जित किया। द्विवेदी जी ने भी पाश्चात्य लेखकों के ज्ञान को अर्जित करके अपने निबंधों के द्वारा हिंदी पाठकों का ज्ञानवर्धन किया था। द्विवेदी जी के निबंधों में जो महत्वपूर्ण उनके जो निबंध हैं उसमें कवि और कविता, प्रतिमा, केवल कविता, साहित्य की महत्ता, क्रोध और लोभ आदि नए नए विचारों से वे उनके निबंध गुंफित हैं। भारतीय युगीन निबंधों की जो एक व्यक्तिगत जो निबंधों में जो एक व्यक्तिगता का प्रदर्शन होता था, सजीवता, रोचकता होती थी, या वह हम द्विवेदी जी के निबंधों में वह चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके निबंधों में अधिकांशतः गंभीरता अधिक देखने को मिलेगी, जिसमें शुद्धता, सार्थकता, एक रूपता या शब्द प्रयोग की पटुता हमें अधिक देखने को मिलेगी। एक प्रकार से स्पष्ट शब्दों में कहें
तो निबंध की जो एक परिवेक्षण की जो सूक्ष्मता होती है, विश्लेषण की जो एक गंभीरता होती है, और एक निबंध लिखने के लिए जो एक गंभीर चिंतन होना चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, वह द्विवेदी जी के निबंधों में हमें देखने को मिलती है। इनके निबंधों में व्यास शैली अधिक प्रयोग में लाई गई, जिसके कारण से थोड़ी बहुत उनमें सरलता भी आ गई थी। हास्य और व्यंग्य का पुट उन्होंने स्थान स्थान पर अपने निबंधों में दिया। मैं एक निबंध का उदाहरण देकर उनके इस बात को पुष्टि करना चाहता हूँ कि वे लिखते हैं, फ्रांस में प्रजा की सत्ता का उत्पाटन और उन्नयन किसने किया? पादाक्रांत इटली का मस्तक किसने ऊंचा उठाया? साहित्य ने। आजकल के छायावादी कवि और कविता लेख में भी उनकी शैली इसी तरीके से हमारे सामने दृष्टिगोचर होती है। वे कहते हैं, छायावादियों को की रचना तो कभी कभी समझ में भी नहीं आती। वे बहुधा बड़े ही विलक्षण छंदों का या वृत्तों का प्रयोग करते हैं। कोई चौपदे लिखते हैं, कोई 6 पदे, कोई 13 पदे, किसी की 4 सतरें गज लंबी तो 2 सतरें 2 ही अंगुल की। फिर ये लोग बेतुकी पदावली भी लिखने की बहुधा कृपा करते हैं। इस दशा में उनकी रचना एक अजीब घोरक धंधा हो जाती है। न ये शास्त्र की आज्ञा के कायल, न ये पूर्ववर्ती कवियों की प्रणाली के अनुवर्ती, न ये सत समालोचकों के परामर्श की परवाह करने वाले। इनका तो मूल मंत्र है, हम चुनी दिगरे नेस्त। ये छायावादी कवियों की जो कविताएं हैं शुरुआती, उसकी उन्होंने एक आलोचना के रूप में अमन निबंध में उनकी व्याख्या की थी। संभवतः आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो उनके जो निबंध हैं, मुझे विषय के अनुरूप उनमें गंभीरता के दृष्टिगोचर हमें देखने को मिल जाती है। द्विवेदी जी के जो प्रमुख निबंध जो संग्रह है वह रसज्ञ रंजन नाम से प्रसिद्ध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त इस युग के जो अन्य निबंधकार हैं उनमें माधव प्रसाद महत्वपूर्ण निबंधकार है, जिनकी निबंध गृहस्थी और सत्य जैसे उन्होंने गंभीर विषय पर उनके निबंध देखने को मिलते हैं। गोविंद नारायण मिश्र की जो शैली है निबंधों की, उसमें अलंकारों की छटा अधिक मिलती है। सामान्य रूप से हम कहें तो संस्कृत की शब्दावली जो है वो गोविंद नारायण मिश्र के निबंधों में अधिक देखने को मिलती है। मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे स्पष्ट हो जाता है कि द्विवेदी युग में जो निबंधकार थे गोविंद नारायण मिश्र यानी अन्य निबंधकार, उसमें इस प्रकार की ही भाषा मिलती है जिसके कारण से उनमें रोचकता थोड़ा का अभाव हो जाता है। जैसे उदाहरण सुने आप, मुक्तहारी नीर धीर विचार शु चतुर कवि कोविद राज हम सिंह सिंहासनी मदहांसनी त्रिलोक प्रकाशनी सरस्वती माता के अति दुलारे प्राणों के प्यारे पुत्रों की अनुपम अनोखी अतुल वाली परम प्रभावशाली सुजन मन मोहिनी नवरस भरी सरस सुखद विचित्र वचन रचना का नाम ही साहित्य है। अब ये जो मिश्र जी ने जो ये साहित्य की जो परिभाषा दी है, इससे साहित्य तो समझ आना बहुत दूर की बात है। इस परिभाषा को समझना ही मेरे ख्याल से बहुत टेढ़ी खीर है हमारे लिए। इसलिए इस युग के निबंधकारों में कुछ निबंधकारों की बहुत कटु आलोचना भी की जाती है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही शुष्क संस्कृत निष्ठ ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जो सामान्य निबंधों में नहीं आनी चाहिए। बाबू श्याम सुंदर दास इस युग के बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार है। वे उच्च कोटि के आलोचक होने के साथ साथ निबंधकार भी रहे हैं। गंभीर विषयों पर लेख लिखने में बाबू श्याम सुंदर दास का कोई शानी नहीं था। इनके निबंधों में भारतीय साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, हमारे साहित्योदय की प्राचीन कथा, कर्तव्य और सभ्यता, उनके निबंधों में विचार संग्रह और समन्वय भी मिलता है। एक जो सरस भावात्मकता या आत्मानुभूति का प्रकाशन है जिसका दर्शन निबंधों में होना चाहिए भावना का, वह श्याम सुंदर दास के निबंधों में नहीं मिलता है। शैली जरूर प्रौढ़ है, लेकिन उसमें अस्पष्टता और जटिलता भी कुछ स्थानों पर मिल जाती है। सामान्य रूप से उनके निबंध है ना वो सरल और सरस ही हैं। बहुत कम ही स्थानों पर हमें ऐसी जटिलता देखने को मिलेगी जो हमें गोविंद मिश्र जी के निबंधों में देखने को मिली थी। इनके निबंधों की एक विशेषता यह है कि इन्होंने पहली बार तुलनात्मक समालोचना के क्षेत्र में, जिसके जन्मदाता पदम सिंह शर्मा थे, उन्होंने भी अपने हाथ आजमाए और बाबू श्याम सुंदर दास ने भी तुलनात्मक आलोचना संबंधित निबंध लिखे थे। पदम सिंह शर्मा इस युग के अन्य निबंधकार हैं जो तुलनात्मक आलोचना की जिन्होंने शुरुआत की थी।
आपने अपने 10वीं में या 12वीं तक में आपने अध्यापक पूर्ण सिंह का नाम भी सुना होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम सुना होगा। ये दोनों भी द्विवेदी युग के बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में स्वाधीन चिंतन और एक प्रगतिशील जो विचार होता है वह अधिक देखने को मिलता है। उनकी शैली में अनूठी लाक्षणिकता और एक व्यंग्य मिलता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, इसको समझें आप, उससे निबंधों की पता चल जाएगा हमें अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों की। बादल गरज गरज ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में 12 इंच तक बरस जाते हैं। या वे लिखते हैं, पुस्तकों या अखबारों के पढ़ने से या विद्वानों की व्याख्यानों को सुनने से तो बस ड्राइंग हाल के वीर ही पैदा होते हैं। आजकल भारतवर्ष में परोपकार का बुखार फैल रहा है। पुस्तकों के लिए नुस्खों से तो और भी बदहजमी हो जाती है। ये ऐसे वाक्य हैं अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों के, जो मैंने कई उदाहरण स्वरूप आपके सामने रखे हैं, जिससे पता चल जाता है कि अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में कितनी रोचकता मिलती है। रोचकता का एक अद्भुत जो नज़ारा है वह अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में मिल जाती है। आपने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का नाम जरूर सुना है। आपने फर्स्ट ईयर में उनकी कहानी उसने कहा था भी पढ़ी होगी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध संख्या में जरूर भले ही कम मिल सकते हैं, किंतु गुणों की दृष्टि से जैसे उनकी कहानी प्रसिद्ध है वैसे उनके निबंध भी प्रसिद्ध रहे हैं। इनके निबंधों में गंभीरता के साथ साथ मनोविनोद और पांडित्य के साथ चुलबुलपन और प्राचीनता के साथ नवीनता और सांस्कृतिकता के साथ प्रगतिशीलता का सुंदर समन्वय दृष्टिगोचर होता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की शैली में सरसता, सरलता, व्यंग्यात्मकता का गुण अधिक है। एक निबंध उनका बहुत प्रसिद्ध हुआ था, कछुआ धर्म ना, उसकी एक कुछ पंक्तियों में उदाहरण दे रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि सरलता, सरसता, व्यंग्यात्मकता कितनी बेजोड़ है उनके निबंधों में। पुराने से पुराने आर्यों की अपने भाई असुरों से अनबन हुई। असुर असुरिया से रहना चाहते थे। आर्य सप्त सिंधु को आर्यावत बनाना चाहते थे। आगे ये चल दिए, पीछे वे दबाते गए, पर ईरान के अंगूरों और गुलों का मुंजत पहाड़ की सोमलता का चस्का पड़ गया था। लेने जाते तो पुराने गंधों बाहर नहीं लौटते। हाँ, उनमें से कोई कोई उस समय चिलकोबा नगद नारायण लेकर बदले में सोमलता बेचने को राजी हो जाते थे। उस समय का सिक्का गोई थी। मोल ठहराने में बड़ी हुज्जत होती थी, जैसे कि तरकारियों का भाव करने में पुंजड़ियों से हुआ करती है। वे कहते थे, गो की एक कला में सोम बेच दो। वह कहता है, वाह, सोम राजा का दाम इससे कहीं बढ़कर है। ये पूरा वर्णन जो मैंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के निबंध का दिया है वह कछुआ धर्म से संबंधित है। आपको इससे पता चल जाता है कि कितनी सरलता और सरसता उनके निबंधों में मिलती है। द्विवेदी युग के निबंधकारों के संपूर्ण जो विवेचन हमने किया, जिसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त माधव प्रसाद मिश्र और सरदार पूर्ण सिंह, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, गुलेरी जी, इन सभी निबंधकारों के निबंधों का जो हमने विश्लेषण किया, उनका परिचय दिया और उनके निबंधों की विशेषताएं आपको बताई, उससे पता चलता है कि सामान्यतः इस युग में विचार प्रधान निबंध अधिक लिखे गए। हमने पूर्व में भारतेंदु युग के अंतर्गत देखा था कि विचार प्रधान निबंध बहुत कम देखने को मिले थे। भारतेंदु युगीन निबंधों की भांति इसमें तत्कालीन जीवन की अभिव्यक्ति तो है, लेकिन जो एक राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का जो एक अंकन मिलता है भारतेंदु युग में, वह इस युग में नहीं है। हास्य और व्यंग्य जो भारतेंदु युग में हमें बहुत ज़्यादा मिली थी, जिसके कारण से निबंध को बहुत हल्की रचना के रूप में माना जाने लगा था। इस युग में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस युग में हास्य और व्यंग्य के स्थान पर गंभीरता का स्थान ले लिया और उसी का यह परिणाम है कि आचार्य द्विवेदी का व्यक्तित्व ही ऐसा था जिस कारण से इस युग के निबंध अत्यंत गंभीर होने स्वाभाविक थे। यदि हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी या अध्यापक पूर्ण सिंह जी के निबंधों को छोड़ दें तो बाकी जितने भी निबंधकार हैं उनमें व्यक्तिगता का तो बिल्कुल भी अभाव मिलता है, यानी उनमें व्यक्तिगता बिल्कुल नहीं मिलती है। कहने के नाम पर हम कह सकते हैं कि
द्विवेदी युग के निबंधों की जहाँ कई लोग आलोचना करते हैं, समालोचना जब की जाती है तो कई विद्वान उनको यहाँ तक भी कह देते हैं कि ये तो निबंध कम और विचारों के संग्रह अधिक है। कुछ हद तक यह बात ठीक हो सकती है, किंतु निबंध निबंध ही होते हैं। निश्चित रूप से इस युग में जो निबंध कला मिलती है उसका भाषा के दृष्टिकोण से तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो भाषा शुद्ध और परिमार्जित यदि हम कहें हिंदी, तो वह महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में ही हुई थी।